हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट इसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कि आपका 10 है। 9 जो है कि प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि ओनली ये पेट के लिए है, ये जो है कि जो भी क्वेश्चन है इसमें ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और ये नए सिलेबस पे आधारित है और ये सामान्य अध्ययन का है। और रोजाना कितने बजे आता है? तो ये रोजाना जो है कि शाम के टाइम 6 बजे आता है ये। तो आप लोग जो है कि 6 बजे यूट्यूब पे आ जाए कीजिए देखने के लिए। और देखिए आजकल हमें लग रहा है कि ये शेयर करना जो है कि बंद कर दिए हैं लोग और देखना भी बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है, और शेयर भी किया कीजिए व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सौरा पेंटिंग ओडिशा, बाग पेंटिंग मध्य प्रदेश, फड पेंटिंग राजस्थान, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है कि सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें सौरा पेंटिंग की तो ये कहाँ की है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। बाग पेंटिंग ये जो है कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। फड पेंटिंग ये राजस्थान से है। लेकिन गुलेर पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक से नहीं है। तो ये फिर कहाँ से है? तो ये जो है कि कांगड़ा मतलब हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। गुलेर पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। देखिए इसका नाम गुलेर राज्य के नाम पर रखा गया है। ये 1415 ईस्वी में कांगड़ा के प्राचीन शाही परिवार द्वारा ये स्थापित किया गया था। गुलेर पेंटिंग कहाँ से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुरुचरण दास, शशि थरूर, रतन टाटा, NR नारायण मूर्ति। देखिए ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है आपको। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए NR नारायण मूर्ति इन्होंने जो है कि 1981 में जो फेमस IT कंपनी है इन्फोसिस, इसकी भी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। NR नारायण मूर्ति के द्वारा जो कि 1981 में इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? इटली, बेल्जियम, हंगरी, यूनान। देखिए बात की जा रही है गांधार कला की। गांधार कला शैली जो है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से ये प्रभावित थी? तो ये प्रभावित थी यूनान से। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए यूनान एंड रोमन से ये प्रभावित थी। देखिए इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बौद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। तो अगर बात मतलब अगर आए क्वेश्चंस की ग्रीको बौद्धिस्ट या हिंदू यूनानी या ग्रीको रोमन किसको कहते हैं? तो गांधार कला शैली को ही कहते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। देखिए पूछा जा रहा है कि किस राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करती है। तो कौन सा राज्य है? तो देखिए इसके लिए हम मैप देखते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका मैप। पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश, ठीक है, वो कौन से राज्य है जिसमें बांग्लादेश जो है कि उत्तर में भी, पश्चिम में भी और दक्षिण में भी स्पर्श करता है। तो कौन सा राज्य है? तो देखिए यहाँ पे ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के उत्तर में भी आपका ये बांग्लादेश है, ठीक है, और पश्चिम में भी बांग्लादेश है और आपका दक्षिण में भी बांग्लादेश है, ठीक है। तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। देखिए ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। पूछा जा रहा है ना कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है, तो ये है आपका त्रिपुरा। अफगानिस्तान सार्क ने किस वर्ष शामिल हुआ था? 2007 में, 2008 में, 2005 में, 2006 में। देखिए पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान जो देश है वो सार्क कंट्री में किस वर्ष शामिल हुआ था? देखिए अगर हम बात करें सार्क की तो पहले तो ये जान लीजिए कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है, ठीक।
ठीक है, इससे जुड़ी चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें सार्क में कितने कंट्री हैं, तो टोटल 8 देश हैं। ठीक है, सार्क में कितने देश हैं, तो 8 देश हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, देखिए अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। क्या है, आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। कितने देशों का, 8 देशों का, वो भी कहाँ के, दक्षिण एशिया के। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है कि 8 दिसंबर कब, 1985 में किया गया था। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। देखिए इसकी जब स्थापना की गई थी, किन किन ने मिलकर के इसकी स्थापना किया, तो देखिए भारत, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान ने मिलकर के सार्क का स्थापना किया था 8 दिसंबर 1985 को। लेकिन सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन था कब, 2007 में। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2007 में। उसी में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। देखिए 7 देशों ने मिलकर के इसका स्थापना किया था, बट 8वां देश जो ये है अफगानिस्तान, ये कब ऐड हुआ इसमें, तो 14वां शिखर सम्मेलन था 2007 में। ठीक है, तब किया गया। तो ये हो जाएगा आपका पहला ए ऑप्शन। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में ये हमें बताइए कि इसके महासचिव कौन है आज के डेट में और किस देश के हैं वो। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइएगा। भाड़ पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है, दादरा और नगर हवेली, गोवा, जम्मू कश्मीर और केरल। देखिए भाड़ पाथरे रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का परंपरा है ये। ठीक है, तो ये कहाँ का परंपरा है, तो ये परंपरा है जम्मू और कश्मीर का। देखिए भाड़ पाथेर कश्मीर का सदियों पुराना परंपरा लोक रंगमंच है। देखिए ये आमतौर पे जो है ना बिल्कुल खुले स्थानों पे आयोजित किया जाता है ये भाड़ पाथरे। ठीक है, तो ये कहाँ का है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, चटगांव, फरीदपुर, राजशाही, ढाका। पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, कौन सा इसमें से, कौन सा है, तो वो है आपका चटगांव। देखिए ये बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक बड़ा सा बंदरगाह है चटगांव। ठीक है, ये जो बंदरगाह है ना, ये जो है कि बंगाल की खाड़ी का सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी का सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है, तो वो चटगांव है। ठीक है, और बात करें हम कि दक्षिण एशिया का, तो दक्षिण एशिया का ये तीसरा सबसे बड़ा मतलब सबसे बेस्ट बंदरगाह है चटगांव। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खां, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, बलदेव सिंह। देखिए भारत रत्न की बात की जा रही है कि भारत रत्न किसे नहीं मिला है। ठीक है, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कब मिला था, तो इनको मिला था आपका 1987 में। मदर टेरेसा, इनको कब मिला था, तो इनको 1980 में भारत रत्न मिला था। और नेल्सन मंडेला, इनको कब मिला था, तो 1990 में इनको भारत रत्न मिला था। बट अगर बलदेव सिंह की बात करें हम, तो इनको भारत रत्न नहीं मिला है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। देखिए अगर हम बात करें भारत रत्न की, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भारत रत्न से रिलेटेड, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए भारत रत्न जो है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या है भारत रत्न, तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, देखिए यह पुरस्कार जो है ना राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, तो राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। और किन किन क्षेत्रों में सेवा के लिए दिया जाता है, तो ये जो है कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है भारत रत्न। देखिए अगर खेल की हम बात करें, तो खेल जो है कि स्टार्टिंग से ये नहीं था इसमें। ठीक है, खेल के क्षेत्र में पहले ये नहीं दिया जाता था, लेकिन 2013 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। ठीक है, इनके नियमों में बदलाव किया गया और खेल के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। इसी वजह से 2014 में सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न मतलब खेल के क्षेत्र में भारत रत्न मिला। ठीक है, कब मिला सचिन तेंदुलकर को, तो 2014 में मिला। 2013 में इसमें बदलाव किया गया और खेल को भी इंक्लूड किया गया इसमें, तब जाकर के 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला खेल के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए भारत रत्न की स्थापना के बारे में हम बात करें, तो भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1900
1954 को किया गया था। और उस टाइम पे हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। इनके द्वारा जो है कि 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए ये जो है ना, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है भारत रत्न। ठीक है, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है भारत रत्न। अच्छा ये बताइए लास्ट में किसको किसको भारत रत्न मिला? ठीक है, और सबसे पहले किसको भारत रत्न मिला? ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, भारत रत्न के बारे में जो भी चीज़ें थी वो तो जान गए, लेकिन सबसे पहले पहला व्यक्ति कौन था भारत रत्न पाने वाला, और अभी लेटेस्ट में किसको दिया गया? ठीक है, कनिष्क के किसको प्रोत्साहन किया दिया था? महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, भगवतवाद। कनिष्क कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? किसको प्रोत्साहन दिया था? तो ये दिया था महायान बौद्ध धर्म को। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए कनिष्क ने बौद्ध धर्म को, महायान शाखा को प्रोत्साहन दिया था। देखिए कनिष्क ये जो किस वंश का था? तो ये कुषाण वंश का महान शासक था। क्वेश्चन आता है कि कनिष्क किस वंश का था? तो ये था कुषाण वंश का महान शासक था। देखिए कनिष्क के दरबार में ना कौन कौन? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे, और नागार्जुन जैसे विद्वान थे, और चरक जैसे चिकित्सक थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? टीन, तांबा, लोहा, सीसा। देखिए बात की जा रही है सिंधु घाटी की। सिंधु घाटी के लोगों की किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो उनको जो है कि देखिए टीन की भी जानकारी थी, तांबा की भी जानकारी थी, सीसा की भी जानकारी थी, सोना की भी जानकारी थी, चांदी की भी जानकारी थी, लेकिन लोहा के जो है कि साक्ष्य अभी तक नहीं मिले। लोहा धातु के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले, तो इसलिए जो है कि लोहे की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। चाणक्य जो है कि किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए चाणक्य जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य का क्या नाम था? कौटिल्य नाम था। ठीक है, चाणक्य का क्या नाम था? कौटिल्य। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ भी लिखा है। तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला। उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। नूरजहां, मरियम मकानी, मुमताज महल, इनमें से कोई नहीं। देखिए उस मुगल महारानी का नाम लिखना है, मुगल महारानी का नाम लिखना है। ठीक है, जिसका नाम जो कि सभी मुगल फरमानों और सिक्कों पर लिखा जाता था। तो कौन महारानी है? तो वो है महारानी नूरजहां महारानी है, जिनका नाम जो है कि सभी मुगल फरमानों और सिक्कों पर लिखा जाता था। देखिए नूरजहां, इनका जो नाम जो है ना, और क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा था। मेहरुनिशा। नूरजहां का नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम मेहरुनिशा था। प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में है? दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। प्लासी युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है, यह बताना है आपको। तो देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। देखिए प्लासी के युद्ध में जब युद्ध हुआ था तो दो लोग होंगे ही, दो तरफ के लोग होंगे। तो एक तरफ जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी सेना थी, और दूसरी तरफ जो है कि बंगाल के नवाब की सेना थी। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और जो कि बंगाल के नवाब की सेना के बीच हुआ था। और जीत किसकी हुई थी? तो जीत हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था लाला लाजपत राय जी को। देखिए ये जो है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये लाल बाल पाल के फायर ब्रांड तिगड़ी के एक प्रमुख सदस्य थे, लाला लाजपत राय। ठीक है,
इनको पंजाब केसरी का खिताब इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशभक्ति और अदम्य साहस का परिचय देने के लिए इनको पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए थे वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी जी ने निजी सत्याग्रह आरंभ करने के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना था। और द्वितीय मतलब दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? तो वो चुना था जवाहरलाल नेहरू जी का चयन किया था। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? तो ये थे आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए इन्होंने 1870 के दशक में जो है कि इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कामरेड मोहम्मद अली, भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल, यंग इंडिया लाला लाजपत राय, सर्वहित एनी बेसेंट। देखिए पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा गलत पूछा जा रहा है, ठीक है, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए कामरेड मोहम्मद अली जी के द्वारा किया गया था ये, मतलब प्रकाशित किया गया था ये। भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल के द्वारा यंग इंडिया की हम बात करें तो ये लाला लाजपत राय नहीं थे। देखिए यंग इंडिया जो है कि 1919 से 1932 तक ये जो है कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था यंग इंडिया। ये लाला लाजपत के द्वारा प्रकाशित किया गया नहीं था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। सर्वहित एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा जो है कि जोड़ा गलत है। कालक्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मिंटो मार्ले रिफॉर्म। देखिए कैबिनेट मिशन, अगर कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 का है। क्रिप्स मिशन कब का है? तो क्रिप्स मिशन जो है कि 1942 का है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये कब का है? तो 1919 का है, ठीक है। और मिंटो मार्ले रिफॉर्म जो है कि 1909 का है, ठीक है। तो देखिए ये कालक्रम वाइज पहला नंबर पर कौन सा है? और ये हो गया 1909, ये दूसरा नंबर पे ये हो गया, और तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये आया, ठीक है। तो ये 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 कौन सा है? ये तीसरा हो जाएगा आपका 4 3 2 1। निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा कहा जाता है? जापान को, चीन को, इंडोनेशिया को, म्यांमार, बर्मा को। निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा कहा जाता है? किसे कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा? तो ये कहा जाता है म्यांमार, बर्मा को। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा कहा जाता है, और इसे ग्रेट देगान पगोड़ा भी कहा जाता है। ग्रेट देगान पगोड़ा भी कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा को, और म्यांमार, बर्मा को, ठीक है। हॉर्मुज जलसंधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? बहरीन एवं कतर, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात, ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात, ईरान व ओमान। देखिए हॉर्मुज जलसंधि काफी इंपॉर्टेंट है। हॉर्मुज जलसंधि जो है कि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये करती है ईरान व ओमान को, ठीक है। ईरान व ओमान देशों को ये अलग करती है। देखिए यह जलसंधि जो है ना फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को भी जोड़ती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फारस की खाड़ी और ओमान को कौन सी जलसंधि जोड़ती है, तो हॉर्मुज जलसंधि जोड़ती है, ठीक है। और दो देशों को अलग कौन करता है? तो ईरान व ओमान को यह हॉर्मुज जलसंधि अलग करती है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, एक दो लोगों ने ही इसका आंसर दिया है, बाकी लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है। तो प्लीज सारे लोगों जो लोग भी वीडियो देखते हैं वो दिया करें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं पता है तो गूगल कर लें और दिया करें, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले
पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल, संघमित्रा कलिता, झुंपा लाहिड़ी, गीतानंद। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे गोविंद बिहारी लाल। इनको कब मिला था ये पुरस्कार? तो इनको मिला था 1937 में। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार की, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पुलित्जर पुरस्कार ये जो है कि यूएसए का एक प्रमुख पुरस्कार है। कहाँ का? यूएसए का। पुलित्जर पुरस्कार जो है कि यूएसए का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो कि समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में? तो ये समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनको दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना जो है कि हंगरी मूल के थे अमेरिकी प्रकाशक थे, हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर। ठीक है, जोसेफ पुलित्जर उन्होंने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, और ये जो है कि किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में है, इसके द्वारा ये अवार्ड कब से दिया जाता है? तो 1917 से जो है कि ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये रहा पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल जी। आज के क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है ये बताना है आपको। ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। नहीं आएगा आप गूगल कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप हमें जो है कि इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपीपीसीएस, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। सारे का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए एक अच्छा सा, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।